पोस्ट बना दिया। सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कोई भी ना करें। कृष्णा जी अनम्यूट है जी गुरुदेव। जी, म्यूट कर लीजिए। आज हम जो नवीन लोग जुड़े हुए हैं, नया टेक्निक है, उस नया टेक्निक के माध्यम से कम समय में हम फल कथन कह सकते हैं, उसको कहते हैं भृगुनंदी नाड़ी। अब हम सबसे पहले हमें समझना होगा कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है। ठीक है, तो भृगुनंदी नाड़ी क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले ये भृगुनंदी नाड़ी क्या चीज है, ये ज्योतिष का ही भाग है। हमारे भृगु संहिता जो ग्रंथ है, भृगु संहिता, भृगु संहिता जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ और नंदीश्वर ऋषि का नंदी नाड़ी, ये दोनों ग्रंथों को गहन अध्ययन करके आर जी राव जी ने भृगुनंदी नाड़ी अर्थात भृगु और नंदी, ये दोनों को मिला करके उन्होंने नया सूत्र दिया भृगुनंदी नाड़ी, जिससे हम बीएनएन के माध्यम से जानते हैं। समझ में आया भृगुनंदी नाड़ी किसे कहते हैं? हाँ जी सर। अब ये भृगुनंदी नाड़ी में, इसमें ग्रहों का संबंध जो है 5 प्रकार का बताया गया है। ये 5 प्रकार के संबंधों के आधार पर ही फल कथन होता है। तो ये भृगुनंदी नाड़ी, भृगु संहिता और नंदीश्वर ऋषि का नंदी नाड़ी, दोनों को रिसर्च करके किसने बनाया है? आर जी राव जी ने। ठीक है, किसने बनाया था? आपको कोई प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर होगा आर जी राव। और ये आर जी राव जो है रेलवे विभाग के बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, तो ग्रहों का भृगुनंदी नाड़ी में 5 प्रकार के संबंध बताए गए। अब सबसे पहला संबंध बताया है युति संबंध। युति संबंध किसे कहते हैं हम समझते हैं। जैसे कि ये कुंडली दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है। एक ही घर में, अब ये 12 घर होते हैं टोटल। 12 घर में, एक ही घर में, जैसे कि ये घर में लग्न में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। ठीक है, एक ही घर में 2 ग्रह बैठना या 2 से अधिक ग्रह बैठने को युति संबंध कहते हैं, जिसका फल जो होता है 100% मिलेगा। जैसे कि सूर्य शुक्र है, तो सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है। अब ये शत्रु शत्रु बैठेंगे तो क्या करेंगे? 100% ढुसुम ढुसुम करेंगे। मित्र होंगे तो 100% मित्रता निभाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। जी युति संबंध, युति संबंध का कहने का तात्पर्य क्या है? एक ही कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में से एक ही घर में 2 से अधिक ग्रह बैठने को उसको युति संबंध कहते हैं। जैसे कि शुक्र और सूर्य की युति संबंध है और बाकी ग्रहों का युति संबंध नहीं है। यूरेनस को छोड़ दीजिए, नेपच्यून को छोड़ दीजिए, बाकी सभी ग्रह अकेले अकेले हैं। तो यहाँ कुंडली में किस किस का युति संबंध है? शुक्र और सूर्य का। ठीक है, अब चंद्रमा के साथ मंगल होगा तो मंगल और चंद्रमा का युति संबंध हो गया। अब यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो शनि मंगल का युति हो गया। हम ये कहेंगे वो 100% फल देगा। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। और दूसरा होता है इसमें संबंध, त्रिकोण संबंध होता है। त्रिकोण संबंध 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, अब त्रिकोण किसे कहते हैं ये समझते। 1, 5 और 9। जैसे आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट में आप देखिए, ये 1 नंबर है लग्न, ये 5 नंबर है, ये 9 नंबर है।
इसको कहते हैं त्रिकोण। इससे पांचवा ये है, इससे पांचवा ये है, इससे पांचवा ये है, ये ट्राइन बना त्रिकोण। ठीक है। अब ये त्रिकोण संबंध क्यों भृगुनंदी नाड़ी में महत्व दिया है, इसको हम समझने के लिए सूत्र समझते हैं। मान लीजिए 4 दिशाएं होती है, पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। पूरब दिशा में 1 नंबर मेष राशि, दक्षिण दिशा में 2 नंबर वृष राशि, पश्चिम दिशा में 3 नंबर मिथुन राशि और उत्तर दिशा में 4 नंबर कर्कट राशि का निवास रहता है। और बाकी राशि को हम कैसे जाने, तो बाकी राशि को हम इस प्रकार से जाने, 4 दिशाएं हैं तो 4 दिशा में ऐसे घुमाते जाएंगे, 1 2 3 4, उत्तर में 4 आ गया, फिर पूरब में 5 आ जाएगा, दक्षिण में 6 आ जाएगा, पश्चिम में 7, उत्तर में फिर 4, फिर 8, फिर पूरब में 9, दक्षिण में 10, पश्चिम में 11 और उत्तर में 12। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या तो आप क्या करेंगे, 4 दिशा होने के कारण आप क्या करेंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, बस। दक्षिण दिशा 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 2 6 10। पश्चिम दिशा में अर्थात 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। ये पश्चिम दिशा की राशियां हो गई, 4 8 12 उत्तर दिशा की राशियां। तो इसलिए भृगुनंदी नाड़ी क्या कहता है, 4 दिशा एक होने के कारण अब पूरब दिशा में, जैसे कि मान लीजिए लग्न में जो राशि बैठा होगा उसमें 5वें में उसी दिशा की राशि होगी और उससे 5वें में उसी दिशा की राशि होने के कारण ये आपस में युति संबंध जैसा ही फल देंगे। मान लीजिए यहाँ लग्न में मेष राशि है, पूरब दिशा का स्वामी, 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5। सिंह राशि में शनि बैठा है सैटर्न, और आपका 9 नंबर में धनु राशि। तो ये पूरब दिशा की राशि होने के कारण लग्न में बैठा हुआ ग्रह, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपस में युति संबंध हुआ, ये भी आपका लगभग 100% ही फल देगा। समझ में आया? अब ये युति संबंध जो आपने जाना, उसके बाद त्रिकोण संबंध जाना। तो ये त्रिकोण संबंध 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 1 5 9 ये ट्राइन बन गया। अब दूसरा ट्राइन बनेगा 2, 4 ट्राइन हो, 2 6 10, ये दूसरा ट्राइन बन गया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 6 10 का दिखाई दे रहा है, दूसरा इस कुंडली में। जी जी। और तीसरा त्रिकोण संबंध है 3 7 11, तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह, चौथे भाव 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह और एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह आपस में संबंध होता है। चौथा संबंध होता है 4 8 12, चौथे भाव में बैठा ग्रह अष्टम में, द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह आपस में संबंध होता है। ये त्रिकोण संबंध आपका 4 प्रकार के आपने जाना है। ठीक है, तो आप ये संबंध जानते ही आपको तुरंत फल कथन कहना आ जाएगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब आएंगे आप प्रथम सप्तम संबंध। प्रथम सप्तम संबंध आपका देख रहे हैं, जो ग्रह जहां बैठा है, जैसे कि मान लीजिए यहां बैठा है शनि, अब मंगल ग्रह यहां बैठा है, तो शनि से 7वां हुआ मंगल। अब कैसे 7वां हुआ, गिनेंगे 1 नंबर शनि, 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम सप्तम संबंध। हम कुंडली में समझ रहे थे, जैसे कि डायरेक्ट सप्तम सप्तम कैसे हम जाने, तो लग्न होगा, लग्न से 7वां ये पड़ेगा। आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां ये पड़ा, डायरेक्ट आमने सामने ये 7वां पड़ेगा, इससे भी ये 7वां पड़ेगा, इससे भी ये 7वां पड़ेगा। ठीक है, आमने सामने। अब मंगल चंद्रमा को ये आमने सामने सब प्रथम सप्तम पड़ेगा। चंद्रमा मंगल को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, मंगल चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, अब कौन सा घर एक दूसरे को सप्तम सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखता है, आप ध्यान से, ये पहले तो ये 1 2 को इसको ध्यान से देखिए, केंद्र एक दूसरे को ये सप्तम सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है।
और दूसरा आप देखेंगे ये जो है ये इसको देखेगा डायरेक्ट, ये इसको देखेगा। अब ये जो बैठे हुए दो ग्रह मंगल और चंद्रमा आपस में देखेंगे और बुध और ये देखेंगे। अब कौन सा घर में बैठा हुआ ग्रह आपस में डायरेक्ट देखेगा, ये सबको समझ में आ गया। आपको कुंडली में 2 सेकंड देते ही कौन ग्रह किसको देख रहा है ये आपको आना चाहिए, जिसको पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो कहते हैं। समझ में आया? जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जाना ग्रहों के जो 5 प्रकार के संबंधों में 3 प्रकार के संबंध हमने जाना है। कौन कौन से? युति संबंध जाना, त्रिकोण संबंध 4 प्रकार के जाना, और प्रथम सप्तम संबंध जाना। अब द्वितीय द्वादश संबंध एक आता है। अब द्वितीय द्वादश संबंध क्या है हम समझते हैं। अगर ग्रहों का आपने संबंध जान लिया तो आप फल कथन कहने में आपको सरलता होगी। अब सूर्य और शुक्र बैठे हैं। हमेशा इस प्रकार से कुंडली में ग्रह हम जानेंगे, गणना करेंगे। हम घड़ी की सुई की तरह नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब सूर्य और शुक्र बैठे हैं, उससे आगे घर में ग्रह बैठे चाहे पीछे घर में बैठे, शुक्र और सूर्य से शनि द्वितीय हुआ, और शनि से गिनने पर आगे ये 12 नंबर के पड़ गए सूर्य और शुक्र। तो इसको क्या कहेंगे? सूर्य शुक्र से शनि द्वितीय हुआ, और शनि ग्रह से सूर्य शुक्र द्वादश हुआ, 12 हुआ। तो इसलिए इसको द्वितीय द्वादश संबंध कहते हैं। अब यहां देखेंगे बुध ग्रह बैठा है, बुध ग्रह से गिनने पर सूर्य शुक्र द्वितीय हुआ, और सूर्य शुक्र से बुध ग्रह गिनने पर 12 नंबर हुआ। इसको कहते हैं द्वितीय द्वादश संबंध। चंद्र ग्रह से गिनने पर बुध दूसरा हुआ, और बुध ग्रह से गिनने पर चंद्रमा 12वां हुआ। द्वितीय द्वादश संबंध कहते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं युति संबंध का 100% फल होगा, त्रिकोण संबंध का भी लगभग 100% या आप 90% आप जान सकते हैं इसका फल, ठीक है। 90% जो है ये फल देगा। युति संबंध सबसे पावरफुल होता है, फिर उसके बाद 90% आपका यहाँ 100% लिख दिया है। लगभग आप मान लीजिए युति संबंध जैसा ही फल होगा, लगभग 90% ये फल देगा। अब ये प्रथम सप्तम संबंध होता है, ये 80% फल देगा, और ये द्वितीय द्वादश संबंध जो होता है वो 75% फल देगा। समझ में आया? ये प्रतिशत आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ 100% दिया है, इसके जगह में आप 90% लिख लीजिएगा। प्रथम सप्तम में 80%, द्वितीय द्वादश में 75%। अब एक दूसरा संबंध होता है स्थान परिवर्तन संबंध। स्थान परिवर्तन संबंध क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये मंगल ग्रह वृष राशि में बैठा है। अब ये मंगल ग्रह वृष राशि का स्वामी ग्रह जो होता है वो होता है शुक्र। अब मंगल शुक्र के घर में बैठा है। मान लीजिए शुक्र यहां नहीं बैठ करके जो मंगल ग्रह की राशि है वृश्चिक राशि या मेष राशि, यहां अगर शुक्र बैठा होगा, शुक्र ग्रह, तो ये भी एक आपका संबंध होता है स्थान संबंध जिसे कहते हैं। ये भी आपका लगभग त्रिकोण संबंध जैसा ही फल देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? राशि परिवर्तन अर्थात मान लीजिए बृहस्पति की, मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है शनि की राशि में, और शनि का राशि में सूर्य बैठा है, तो सूर्य का राशि जो 5 नंबर का सिंह राशि, यहाँ आपका शनि बैठा है। तो क्या हुआ? अदला बदली हुआ, राशि परिवर्तन हुआ। तो इसको राशि परिवर्तन होने के कारण इसको स्थान संबंध कहेंगे, ठीक है। ये भी एक संबंध होता है, ये भी आपका त्रिकोण संबंध जैसा ही फल देगा। अब 5वां संबंध होता है, इसे कहते हैं 50 डिग्री का संबंध। अब 50 डिग्री का संबंध हम कैसे समझें? तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं।
कोई भी ग्रह, मान लीजिए यहां शनि ग्रह बैठा है, या जैसे कि मान लीजिए यहां एक ग्रह बैठा देते हैं। हर ग्रह में हर भाव में 30-30 डिग्री होती है। इस 30 डिग्री में मान लीजिए यहाँ बुध ग्रह 28 डिग्री में बैठा हो, अगर अगले घर में कोई ग्रह नहीं हो और उससे तीसरे नंबर घर में कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ बैठा हो आपका, मान लीजिए शनि ग्रह बैठा देते हैं हम लग्न में, शनि को बिठा दीजिए, मान लीजिए लग्न में यहाँ बैठा है, और ये शनि ग्रह बैठा है आपका 5 डिग्री के अंदर बैठा है शनि ग्रह। तो ये 50 डिग्री का कैसे संबंध होगा? तो इस घर का तो 30 अंश है, 12 नंबर घर का, तो इसका 30 डिग्री। अब बुध ग्रह जो बैठा है यहाँ कितने डिग्री पर राशि परिवर्तन करेगा? 28 डिग्री में बैठा है, तो 2 डिग्री के बाद आपका 5 नंबर की राशि से 6ठे नंबर की कन्या राशि में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 30 डिग्री और बुध ग्रह का 2 डिग्री मिला करके 32 डिग्री हुआ, और शनि ग्रह आपका लग्न में बैठा है 5 डिग्री पर, ठीक है। 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37। तो ये 50 डिग्री के अंदर आने के कारण इसको कहते हैं 50 डिग्री का संबंध, जिसे हम तृतीय एकादश संबंध कहते हैं। अब तृतीय एकादश क्यों? क्योंकि बुध ग्रह से शनि तीसरा पड़ा, 1 2 3, और शनि ग्रह से गिनने पर बुध ग्रह 11वां पड़ा, तो इसको कहते हैं तृतीय एकादश संबंध। समझ में आया? इसका व्यवधान ग्रह नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लग्न में यहाँ शनि बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, बुध 28 डिग्री का होगा, तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह होगा तो ये 50 डिग्री का संबंध गिना नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए वृष राशि में मंगल ग्रह बैठा है। अब ये मंगल ग्रह मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री में हो, ठीक है। अब यहाँ का 30 डिग्री मिला देंगे तो कितना हुआ? तो आप यहाँ मंगल ग्रह अगर 25 डिग्री में बैठा है तो मंगल हर घर में 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री में अभी मंगल 25 डिग्री भोग कर चुका है, तो बचा कितना डिग्री है? 5 डिग्री, ठीक है। इसमें 30 डिग्री में 25 डिग्री भोग कर चुका है, तो 5 डिग्री बचा है, तो इसका 5 डिग्री, अगला घर का 30 डिग्री, कितना हुआ? टोटल 35 डिग्री। अब इस घर में कोई भी ग्रह 15 डिग्री के अंदर बैठा होगा तो ये मंगल ग्रह के साथ तृतीय एकादश संबंध हो जाएगा, अर्थात 50 डिग्री का संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया? मान लीजिए अब किस किस का संबंध हो जाएगा? अगर यहाँ 25 डिग्री में मंगल बैठा है तो बृहस्पति के साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री में बैठा है। शुक्र ग्रह भी का साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि 14 डिग्री के अंदर बैठा, 15 डिग्री के अंदर ही बैठा है, 14 डिग्री में है। अब यहाँ केतु ग्रह भी 12 डिग्री के अंदर होने के कारण केतु ग्रह से भी संबंध स्थापित हो जाएगा मंगल ग्रह का। समझ में आया? यस। इसको कहते हैं 50 डिग्री का संबंध या तृतीय एकादश का संबंध। अब देखिए, इस संबंध आपने जान लिए। अब इसके बाद अगला सूत्र है, कोई भी ग्रह किसी भी राशि पर 0 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री के बीच में बैठा होगा, या अंश, डिग्री और अंश एक ही बात है, अंश के अंदर ग्रह होने पर वो पिछले भाव का और अपने भाव का ही फल देता है, पिछले भाव का अधिक फल देगा। जैसे कि मान लीजिए अब मंगल ग्रह यहाँ 0 डिग्री 0 अंश 20 कला 50 विकला में बैठा है, अर्थात 0 से 2 डिग्री के अंदर बैठा है, तो ये मंगल ग्रह अधिक फल देगा, पिछले भाव का आपका सप्तम भाव का फल देगा, ठीक है। अगर यही मंगल ग्रह अगर 28 डिग्री में बैठा होगा तो अगले घर का
28 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में बैठा होगा तो ये मंगल ग्रह अगले भाव का अधिक फल देगा, पिछले भाव का फल कम देगा, अर्थात दो भावों का वो फल देने वाला ग्रह होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। समझ में आया? और तीसरा बकरी ग्रह का सिद्धांत, राहु केतु सदैव बकरी होते हैं तो इसको बकरी ग्रह का सिद्धांत नहीं लगेगा। और चंद्रमा और सूर्य कभी भी बकरी नहीं होते हैं, सदैव मार्गी होते हैं। और बाकी बचे हुए जितने ग्रह 5 ग्रह, वो ग्रह में जैसे कि मान लीजिए शनि ग्रह 25 डिग्री में बैठा है, स्टार का चिन्ह दिया है, इसका तात्पर्य क्या है? बकरी है। तो ये बकरी शनि है तो तृतीय भाव का भी फल देगा और पिछले भाव का भी फल देगा, अर्थात 2 शनि हो जाएंगे, दोनों भावों का फल देने वाला। अगर मान लीजिए ये शनि ग्रह 25 डिग्री में बकरी ना हो करके 28 डिग्री या 29 डिग्री या 30 डिग्री में बकरी होता है तो ये शनि ग्रह अगले भाव का भी फल देगा, जिस भाव में है उसका भी फल देगा, और बकरी होने के कारण पिछले भाव का भी फल देगा। तो 28 डिग्री में बकरी होगा तो अगले भाव का अधिक फल देगा, पिछले भाव का उससे कम फल देगा, और उससे पिछले भाव का कम फल देगा। समझ में आया सभी को? जी जी आ गया। अब राहु केतु के विषय में सुन लीजिए। हर घर में 0 अंश से लेकर के 30 अंश तक होता है। मान लीजिए यहाँ 0 अंश से प्रारंभ हुआ और यहाँ 30 अंश है, तो बाकी सभी ग्रह 11 नंबर में राशि में बैठे हैं तो 12 नंबर में आएंगे, 12 से फिर 1 में जाएंगे, 1 के बाद 2 में जाएंगे। लेकिन राहु केतु ऐसा नहीं करते। ये राहु केतु क्या करते? 1 में है तो 12 में जाएगा, 12 में है तो 11 में जाएगा, 11 में है तो 10 में जाएगा, उल्टे गति से चलते हैं। तो हमेशा ये राहु केतु 30 अंश से राशि में प्रवेश करते हैं। और दूसरे अगर मान लीजिए राहु केतु 28 डिग्री में है या 30 डिग्री में बैठा है, तो मान लीजिए मेष राशि में बैठा है राहु, तो 28 डिग्री या 30 डिग्री में बैठा है तो ये पिछले भाव का अधिक फल देगा। अगर वही राहु 0 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री में बैठा होगा तो ये पिछले, ये देखिए, उससे पिछले भाव का फल देगा। ठीक है। अब यहाँ राहु बैठा है मेष राशि पर, 1 नंबर की राशि पर, 28 से 30 डिग्री के बीच में बैठा होगा तो द्वितीय भाव का फल देगा, क्योंकि 30 अंश से राशि में प्रवेश करेगा। वृष राशि 2 नंबर की राशि में 1 नंबर राशि में जाएगा, अन्य ग्रह 2 से 3 में जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर है सभी को? जी। अब देखिए, आपने ये 5 प्रकार के आपने संबंध जान लिए और आपने ग्रहों का पीड़ित भाव और शुभ अशुभ और मिश्रित परिणाम देने वाला भाव इतना आपने जान लिया, आपका तुरंत अभी आपका कुंडली में सारे सूत्र घट जाएंगे। अब इसमें तो सांगतो पण त्याने कधी एक कुंडली नाही समजून दाखवली का? सविता जी म्यूट कर लीजिए, मदन मोहन जी, अमन जी म्यूट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा आपको सूत्र याद करना क्या होगा, भृगुनंदी नाड़ी में काल पुरुष के अनुसार 75% फल देता है काल पुरुष के अनुसार, और बाकी 25% जो फल देगा लग्न के अनुसार। काल पुरुष क्या है? काल पुरुष का तात्पर्य हमेशा लग्न को वो मेषी मानता है, दूसरे को दूसरा घर मानता है, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12, इसको कहते हैं काल पुरुष। इसका जो 75% जो है फल कथन होता है भृगुनंदी नाड़ी में। चाहे कोई भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तुला राशि है तो तुला राशि का जो है भृगुनंदी नाड़ी 75% फल देगा, और लग्न को मेष लग्न ही मान करके वो 75% फल देगा। ये आपको समझना है।
अब आपको यहां नोट क्या कह रहा है सूत्र, नोट उच्च नीच स्वराशि में भी ग्रह पीड़ित माना जाएगा, कौन से पोजीशन में वो हम जानेंगे। मान लीजिए सूर्य 7वें घर में बैठा है तो वो 100% कमजोर माना जाएगा, और सूर्य 6 नंबर के घर में और 8 नंबर के घर में बैठा होगा 50% शुभ परिणाम देने वाला होगा और 50% अशुभ परिणाम देने वाला होगा, अर्थात मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, और बाकी सभी भावों में सूर्य अच्छा ही फल देता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। चंद्रमा 6 नंबर 8 नंबर और 12 नंबर घर में बैठा होगा, चंद्रमा 100% कमजोर माना जाएगा। 10 नंबर घर और 11 नंबर घर में बैठा होगा चंद्रमा 50% पीड़ित माना जाएगा और 50% शुभ और अशुभ परिणाम देने वाला होगा, आपको याद करना। और बाकी भावों में शुभ परिणाम देता है। मंगल तृतीय चतुर्थ और अष्टम में बैठा हुआ मंगल 100% कमजोर माना जाएगा, और लग्न सप्तम द्वादश में बैठा हुआ मंगल जो है 30% पीड़ित माना जाएगा, और बाकी भावों में मंगल शुभ परिणाम देने वाला होगा, जानना चाहिए। बुध ग्रह द्वादश भाव में बैठा हुआ 100% कमजोर माना जाएगा। तृतीय चतुर्थ अष्टम में 50% 50-50 मिश्रित परिणाम देने वाला, जानना चाहिए। बाकी भावों में शुभ परिणाम जानना चाहिए। अब गुरु ग्रह 6ठे और 8वें बैठा हुआ होगा तो 100% कमजोर। 10म भाव में बैठा हुआ ग्रह गुरु ग्रह 50% शुभ और 50% अशुभ दोनों मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, जानना चाहिए। 6ठे घर में या 8वें घर में शुक्र बैठा होगा पुरुष के कुंडली में तो वैवाहिक समस्या देता है, लेकिन धन जरूर देता है, और अन्य भावों में जो है शुक्र जो है अच्छा ही परिणाम देता है, ऐसा माना गया है। अगर भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार देखा जाए, किसी पुरुष के कुंडली में स्त्री के कुंडली में 6ठे भाव में या अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठता हो तो पति के सुख में कमी जानना चाहिए, ऐसा बताता है। ठीक है। शनि लग्न और अष्टम में बैठा हुआ शनि जो है 100% कमजोर। शनि तृतीय और शनि चतुर्थ सप्तम और द्वादश में बैठा हुआ शनि 50-50% मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, जानना चाहिए। और सबसे बुरा परिणाम देता है ये राहु केतु, जिसके अच्छे होते हैं बाकी सभी ग्रह अच्छे होते हैं, ये सबसे ज्यादा बुरा परिणाम देने वाले ये 2 ही ग्रह होते हैं। व्यक्ति को करोड़पति भी बना देगा और रोडपति भी बना देगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु, अष्टम में बैठा हुआ राहु, नवम में बैठा हुआ राहु और द्वादश में बैठा हुआ राहु 100% कमजोर माना जाएगा। और केतु तृतीय भाव में, 6ठे भाव में, अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु 100% कमजोर माना जाएगा। राहु लग्न में, चतुर्थ में, पंचम और सप्तम में बैठा हुआ 50% शुभ 50% अशुभ मिश्रित परिणाम, और केतु भी 1 4 7 में बैठा हुआ शुभ और अशुभ मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। बस ये राहु केतु का आपका मिश्रित परिणाम में पंचम भाव राहु को छोड़ करके बाकी लग्न में राहु केतु, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में मिश्रित परिणाम देंगे, और राहु पंचम भाव में मात्र मिश्रित परिणाम देगा, ऐसा जानना चाहिए। शनि कर्म का कारक ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह। शुक्र धन का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, बुध व्यापार का कारक ग्रह है। इन चारों ग्रहों का युति संबंध हो या त्रिकोण संबंध हो, ठीक है, द्वितीय द्वादश संबंध हो, तो व्यक्ति को अच्छा धन योग बनाता है, व्यक्ति को धनवान योग बनाता है, अर्थात करोड़पति का भी योग बनाता है। केतु जो है 100% बाधा कारक ग्रह है। शनि ग्रह के साथ केतु का युति संबंध बन जाए या शनि ग्रह के साथ राहु का युति संबंध बन जाए, देखिए कर्म क्षेत्र में परेशानी का योग कैसे बनता है, अब देखते हैं आप लोग। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र के अनुसार आप देखिए ये आपको घटेगा ही घटेगा। कहाँ गया वो सूत्र? चलिए एक विवाह के भाई विषय में लेते हैं, वो मैं चार्ट कहाँ छूटा है वो मैं डाल दूंगा फिर।
जैसे विवाह विलंब योग का सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, देखिए, कर्म का कारक ग्रह है शनि और भाग्य का कारक ग्रह है गुरु। अब किसी स्त्री के कुंडली में चाहे पुरुष के कुंडली में, ठीक है, कुंडली में गुरु ग्रह छठे घर में ये आठवें घर में बैठा हो तो 100% कमजोर होता है। और तृतीय भाव में आपका वैदिक ज्योतिष में जो है तृतीय भाव में भी गुरु ग्रह को कमजोर माना गया है। और भृगुनंदी नाड़ी में दसम भाव में 50% कमजोर माना है। अर्थात गुरु ग्रह छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा हो या तृतीय दसम भाव में बैठा हो तो 50% कमजोर माना जाएगा। और कुंडली में इन भावों में गुरु ग्रह हो तो विवाह विलंब से कराने का योग बनता है, अगर सप्तम भाव भावेश और कारक पीड़ित ना हो तो। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह क्या कह रहा है, नोट, इन भावों में गुरु स्वराशि उच्च मूल त्रिकोण होने पर भी कमजोर माना जाएगा। उच्च का होगा तो कम कमजोर माना जाएगा, मूल त्रिकोण होगा उससे कम कमजोर माना जाएगा, और स्वराशि का होगा कम कमजोर माना जाएगा। शत्रु राशि में होगा तो अधिक कमजोर माना जाएगा। दूसरा सूत्र है, गुरु ग्रह के साथ में राहु या केतु का युति अथवा दृष्टि संबंध होने पर भी विवाह विलंब होता है। तीसरा सूत्र है, गुरु ग्रह पाप कर्तरी में हो तो विवाह विलंब होता है। अब पाप कर्तरी क्या चीज है, ये चीज हमको समझना होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ कर्तरी, एक तो पाप कर्तरी होते हैं। पापी ग्रह होते हैं आपका सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। बाकी ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, इसको शुभ ग्रह में गिना जाता है। मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो इधर पापी ग्रह होने के कारण क्या हुआ, यहाँ बैठा हुआ ग्रह वो पाप कर्तरी में हुआ। ठीक है, कर्तरी का तात्पर्य संस्कृत में कैंची होता है। अर्थात दो पापी ग्रह होने के कारण क्या हुआ, ये शुभ ग्रह को पीड़ित कर दिया, इसको कहते हैं पाप कर्तरी। और शुभ कर्तरी किसे कहते हैं, मान लीजिए इधर गुरु ग्रह बैठा है, यहाँ गुरु बैठा है, मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा, तो ये दोनों शुभ ग्रहों के बीच में ये जो भाव हुआ इसका फल में वृद्धि कर देंगे। या इसमें के अंदर जो दोनों शुभ ग्रहों के बीच में मान लीजिए कोई शनि ग्रह बैठा है, तो ये शुभ कर्तरी में बैठने के कारण गुरु और शुक्र ग्रह शनि ग्रह का फल में वृद्धि करा देंगे, उसको कहते हैं शुभ कर्तरी। ठीक है, और कुंडली में शुक्र और मंगल ग्रह को 4 या 5 ग्रह, शनि, राहु, केतु, बुध, चंद्रमा, 4 या 5 ग्रहों का प्रभाव होने पर विवाह विलंब होता है। अब यहाँ आपको देखना होगा, शुक्र ग्रह पुरुष के कुंडली में प्रधानता देखना चाहिए और स्त्री के कुंडली में मंगल ग्रह को प्रधानता देखना चाहिए। शुक्र ग्रह को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है केतु। शुक्र और केतु का संबंध होना पुरुष के कुंडली में पत्नी के सुख से वंचित कराता है, अर्थात पत्नी के सुख में कमी कराता है, डिवोर्स अर्थात संबंध विच्छेद का भी योग बनाता है, क्योंकि केतु ग्रह एक ब्लॉकेज के कारक ग्रह है। ठीक है, और केतु सबसे बुरा तृतीय, छठा और अष्टम का केतु के साथ शुक्र के साथ युति संबंध बन जाए, एक ही घर में बैठ जाए अगर शुक्र केतु तृतीय, छठा और आठवां, ये बहुत ज्यादा वैवाहिक समस्या देता है। अगर शुक्र के साथ लग्न में बैठे केतु चतुर्थ में और सप्तम में बैठेगा शुक्र के साथ केतु, तो भी ये वैवाहिक जीवन में खटपट जरूर करता है। अन्य भावों में केतु इतना बुरा परिणाम नहीं देता है शुक्र के साथ संबंध बनाने पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा परिणाम देगा तीसरा, छठा और आठवां में